हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लाउड अकाउंटिंग से चैप्टर नंबर 2 जनरल कॉन्फ़िगरेशन। और आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1, वो है मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ईआरपी। अच्छा, ईआरपी क्या है? सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं कि ईआरपी एक्चुअली में है क्या और कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो पहले इसका डीप नॉलेज ले लेते हैं। देखो, क्लाउड ईआरपी मतलब होता है एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ईआरपी मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अच्छा, ईआरपी एक ऐसी सिस्टम है जो ऑपरेट किया जाता है। कौन ऑपरेट करता है? वेंडर के क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। वेंडर मतलब होता है जो भी पर्सन जो कोई चीज बेचता है उसको हम लोग वेंडर कहते हैं। तो वेंडर के क्लाउड प्लेटफॉर्म पे इसको ऑपरेट किया जाता है और ये ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क नहीं होता, मतलब कि ऑन प्रीमाइसेस नहीं होता, ये टोटली क्लाउड अकाउंटिंग होता है। मतलब ये क्लाउड अकाउंटिंग का एक पार्ट ही है ईआरपी। अच्छा, आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन होगा अभी भी कि एक्चुअली में ईआरपी वर्क क्या करता है, किस चीज के लिए होता है। तो एक कंफ्यूजन आपकी दूर कर देता हूं कि ये जो ईआरपी होता है ना, उसके अंदर जैसे इन्वेंट्री, आपको पता होगा स्टॉक, बहुत सी कंपनियां स्टॉक मेंटेन करने के लिए इन ईआरपी का यूज करते हैं, ईआरपी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। फिर मैं बात करूं, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए ईआरपी का यूज किया जाता है। देन आफ्टर एचआरएम के लिए ये लोग ईआरपी का यूज करते हैं। प्रोडक्शन के लिए ईआरपी का यूज किया जाता है। सर्विस के लिए, परचेजिंग के लिए, एमआरपी, ये सारी चीज के लिए ईआरपी का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखे रखा है कुछ ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी हम लोग ईआरपी का यूज करते हैं। अच्छा, एक्चुअली में ईआरपी है क्या? तो जैसे आप लोग डीमार्ट गए होंगे तो डीमार्ट में कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक गया, वो सबका एक कैलकुलेशन तो उन लोग को रखना पड़ता होगा डीमार्ट वालों को। तो वो पूरा कैसे रखते हैं? तो वो एक सॉफ्टवेयर पूरा होता है जिसको हम लोग ईआरपी कहते हैं, जो पूरे बिजनेस का रिसोर्स प्लानिंग करता है कि उसके पास कितना रिसोर्स है, कितना चला गया, कितना और मंगाने का है। वो पूरा प्लानिंग उस सॉफ्टवेयर का काम होता है। मतलब कोई भी परचेस करता है तो अपने आप वो अपने क्या हो जाता है, रिसिप्ट बन जाती है, अपने आप इन्वेंट्री में उतना स्टॉक माइनस हो जाता है, कितना पैसा आया, किस फॉर्म में आया, वो फाइनेंस में ऐड हो जाता है, किस पर्सन ने लिया एचआरएम में। तो वो पूरा एक ईआरपी स्ट्रक्चर वहां पे देखने को हमको मिलता है। अब एक्चुअली में ईआरपी है क्या? तो अकॉर्डिंग टू द सेप, क्लाउड बेस्ड ईआरपी सॉल्यूशंस, मतलब जो भी कंपनियां ईआरपी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है वो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होते हैं जो बिजनेस को हेल्प करते हैं उनके कोर फाइनेंशियल और ऑपरेशनल प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए। यानी कि एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लोग डीमार्ट जाते हो या आप लोग मान लो कोई भी ऐसी जगह पे जहां बहुत ज्यादा भीड़ है, बिग बाजार हो गया या कोई भी तरह के मॉल में जाते हो, तो आपने जनरली देखा होगा कि वो लोग ना पूरा अपना जो प्रोसेसिंग होता है, मतलब हम कहेंगे फाइनेंस और ऑपरेशनल में हम लोग ले सकते हैं स्टॉक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लाउड अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि वो लोग अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, वो नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पे स्टॉक की बात कर रहा हूँ। तो कितना स्टॉक पड़ा है, कितना जाने वाला है, ये ऑपरेशन में आ गया। और फाइनेंस की बात करें तो कितना पैसा आ गया है और हमको कितना पेमेंट करना है, वो सारी चीजें फाइनेंस में आ जाता है। तो ये सारी चीजें ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है और ये सारी, जैसे ही बिल बन जाता है वो अपने आप अपने रिकॉर्ड्स के अंदर नोट कर लेता है, वो अपने आप पूरी प्रोसेस करना शुरू कर देता है ये सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे ये सिक्योर और स्केलेबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सिक्योर मतलब ये सिक्योरिटी में बहुत बढ़िया है। स्केलेबल मतलब कि हमारा बिजनेस जैसे जैसे बढ़ेगा, ब्रांचेस जैसे जैसे बढ़ेगी, ये भी अपना जो स्केल है वो बढ़ाता चला जाएगा। क्लाउड बेस्ड ईआरपी सॉल्यूशंस। क्लियर हो गया सबको? तो बेसिकली ईआरपी, कोई पूछे आपको कि ईआरपी होता क्या है, तो याद रखना एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। कोई भी बिजनेस को अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, पैसे के मेंटेन करने के लिए वो जो सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर उसके कंप्यूटर में नहीं है, वो क्लाउड अकाउंटिंग है, मतलब क्लाउड सॉफ्टवेयर है। क्लाउड सॉफ्टवेयर मतलब होता है कि वो वेब वर्जन है, कि भाई वो कहीं से भी यूज कर सकते हैं, चाहे उस फोन से, कंप्यूटर से, कहीं से भी वो क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी पूरे इंडिया में। बस खाली वो है कि इंटरनेट अवेलेबिलिटी हो, वहां से वो पूरे सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। और ये क्लाउड सॉफ्टवेयर होता है, नेट से चलता है, इंटरनेट से चलता है। क्लियर हो गया आप लोग को? नेक्स्ट आगे बात करें तो ईआरपी स्ट्रक्चर क्या है। तो ईआरपी स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखे रखा है कोर मॉड्यूल। अब देखो, ईआरपी सिस्टम टिपिकली कंसिस्ट होती है कोर मॉड्यूल के साथ। कोर मॉड्यूल मतलब क्या होता है कि इसमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो इनकी जो मेन सर्विस है वो है फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, फिर इन्वेंट्री यानी हो गया स्टॉक मैनेजमेंट, फिर हो गया प्रोक्योरमेंट यानी मैं बात करूंगा यहाँ पे प्रोडक्शन की। और ये जितने भी मॉड्यूल्स है ना वो इंटीग्रेट होते हैं, यानी कि ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं
और वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स का ध्यान रखते हैं और ये प्रोसेसेस का ध्यान रखते हैं, मतलब कि कैसी सारी प्रोसेस चल रही है। जैसे मैंने कहा, मान लो कि कोई पर्सन ने हमारे यहाँ से कोई चीज खरीदी तो उतना स्टॉक में से माइनस हो जाएगा, फाइनेंस के अंदर वो ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे ह्यूमन से लेकर के मतलब जितने भी रिसोर्स है बिजनेस में कई सारे रिसोर्स होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स माना जाता है, मैन पावर, मतलब मैन पावर भी एक रिसोर्स हुआ, स्टॉक हो गया, या हम कहेंगे फाइनेंस रिसोर्स हो गया। ये सारे रिसोर्स का ध्यान रखता है, इसी को हम लोग ईआरपी कहते हैं और इस वजह से इसके आर मतलब होता है रिसोर्स प्लानिंग। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो जनरली जो क्लाउड अकाउंटिंग जो है वो एक ईआरपी सिस्टम है और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना वो होस्टेड होता है एक रिमोट सर्वर पे, और यहाँ पे ये लोग ना ईआरपी वेंडर्स इसको मेंटेन करके रखते हैं और थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स इसका पूरा ध्यान रखते हैं। अब आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। से फॉर एग्जांपल मान लो कोई पर्सन है जिसने अपनी एक ईआरपी सिस्टम लेके रखी है, एक बिजनेस है जिसने क्या रखा है ईआरपी सिस्टम। अब ये जो ईआरपी उसने सिस्टम ली है, ठीक है, उसने जो ये ईआरपी सिस्टम ली है, ठीक है, अब वो कैसे वर्क करेगी। जैसे मान लो इसके यहाँ पे जितने भी कस्टमर आ रहे हैं उसके पास जितने भी रिसोर्स है वो पूरा मेंटेन हो रहा है। अब मान लो उसका जो सर्वर है वो बहुत दूर पड़ा है, वहां पे सर्वर में क्या होता है, जो हार्ड ड्राइव होती है ना, हम लोग के पास 2 TB है, 5 TB है, इस तरह से उनके पास बहुत सारी स्पेस होती है। वहां एक पूरा सर्वर रूम होता है जहां बहुत सारे सर्वर पड़े होते हैं, वो उससे कनेक्टेड होता है और इसमें जैसी एंट्री करते हैं वो सर्वर में पूरी एंट्री हो जाती है और जितने भी अकाउंट्स या जितने भी कंप्यूटर्स में वो लॉगिन होता है ना, सब में वो अपने आप अपडेट हो जाता है। मतलब कि ये कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहता है और उसके लिए आपको पूरा एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर चाहिए जो आपको सर्वर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता हो, या आप क्या हो, यहाँ पे आप लोग वेंडर हो, यानी कि आप अपने बिजनेस के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो। ये सबके लिए नहीं होता, ये जो होता है वो बिजनेस के लिए होता है। वेंडर्स इसका यूज करते हैं अपने स्टॉक से लेकर के फाइनेंस से लेकर के हर एक चीज को मैनेज करने के लिए। आगे बात करें तो यहाँ पे ना हम लोग स्केलेबिलिटी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। स्केलेबिलिटी यानी हम चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, एक्सेसिबिलिटी होती है, और यहाँ पे यूजर जो है वो कोई भी सिस्टम से कोई भी लोकेशन पे अपना एक्सेस ले सकता है। बस क्या होना चाहिए, कंडीशन ये है कि इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। बोलो क्लियर हो गया सबको। तो पहला था कोर मॉड्यूल, उसके ये कोर फंक्शंस है, फिर आ जाता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको ईआरपी सिस्टम को सेटअप करने के लिए। ये एक तरह से क्लाउड अकाउंटिंग का ही पार्ट माना जाता है ईआरपी। क्लियर हो गया। मतलब हम क्लाउड अकाउंटिंग और ईआरपी कोई अलग अलग नहीं है, क्लाउड अकाउंटिंग का एक पार्ट है ईआरपी। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट। अच्छा, ये जो ईआरपी सिस्टम होता है ना वो डिपेंड्स ऑन रोबस्ट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि स्ट्रॉन्ग। रोबस्ट मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे ये पूरा डिपेंड करता है कि इतने सारा डेटा। देखो हमारे बिजनेस की बात करें तो कोई भी, अगर मान लो आपका बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, तो उसमें बहुत सारा डेटा होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं यूजीटी के, तो यूजीटी के अंदर कितने सारे लोगों ने ऐप डाउनलोड किए, 10,000 प्लस ऐप डाउनलोड से इतना सारा डेटा है, कैसे मैनेज होगा। तो वो ईआरपी के थ्रू मैनेज हो सकता है। सारे का सारा डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर जगह पे स्टोर कर सकते हैं और उसको अलग अलग बिजनेस प्रोसेस से गुजार सकते हैं। यानी कि मान लो कि फॉर एग्जांपल हमने कॉलिंग टीम बिठाई जो कॉल करती है कि क्या आप हमारे कोर्स परचेस करने में इंटरेस्टेड हो, जिन लोगों ने भी हमारी ऐप डाउनलोड की है उन सबको। तो हमारी एक प्रोसेस होगी कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसको फर्दर कांटेक्ट किया जाएगा, अगर वो अनइंटरेस्टेड है तो उसका नंबर वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या एक डेटाबेस मैनेजमेंट करते हैं और इस तरह की एक ईआरपी सिस्टम चलती है। और जो क्लाउड बेस्ड डेटाबेस है वो बहुत ऑफर करता है, मतलब स्केलेबिलिटी कितनी भी हो सकती है कि भाई आप अपने बिजनेस को कितने भी लेवल पे बढ़ा दो, आप स्केलेबल कर सकते हो। और रिलायबिलिटी भी होती है कि आप अपने डेटा का, रिलायबिलिटी मतलब आपका डेटा सिक्योर है और एक्सेसिबल है कोई भी जगह से। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें इंटीग्रेशन विद थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, यानी आप अपने सॉफ्टवेयर को, जो ईआरपी सॉफ्टवेयर आपने परचेज किया है, आप थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन कर सकते हो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ। जैसे आपको बताओ तो क्लाउड ईआरपी सिस्टम जो है वो हेल्प करता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करने में। इंटीग्रेट मतलब साथ मिलकर चलना। जैसे कि बात करें सीआरएम की। अच्छा, सीआरएम क्या होता है, ये आपके लिए बहुत नया वर्ड है, तो मैं आपको बताता हूं। सीआरएम का हम लोग यूज करते हैं
CRM मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपको ना मैं हर चीज बहुत मन से पढ़ाता हूँ, तो ये चीज भी बहुत मन से बताता हूँ कि आपको पता है हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी है चांदखेड़ा न्यू CG रोड पे, यानी कि अहमदाबाद के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ना काफी सारे स्कूल का डेटा होता है, तो हमारे यहाँ पे ना कॉलिंग टीम बिठाई हुई है हमने, जो कॉल करती है और जितने भी डेटा है उन सबको रिस्पॉन्स करती है कि अगर मान लो आपका बच्चा 9th में है, 10th में है, 11th में है, साइंस है, कॉमर्स है, 12th में है, उसके लिए फोन करती है। अब हमारे पास ना 5000 बच्चों का डेटा है, ये फैक्ट बात बता रहा हूँ, 5000 प्लस डेटा है हमारे पास बच्चों के। अब 5000 प्लस डेटा है, तो इतने सारे डेटा में कौन क्या रिप्लाई दे रहा है और कौन कौन से स्टैंडर्ड में है और उसके कौन से सब्जेक्ट्स रखवाने हैं और उसको मतलब पूरा उसको टाइम कौन सा सूटेबल है, इतना सारा मैनेजमेंट सोचो कैसे हो पाता होगा। वो होता है CRM के थ्रू। अगर मान लो अभी तो हमने नहीं करवाया हमारे ऐप के अंदर CRM का इंटीग्रेशन, बट हम उसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। एक सॉफ्टवेयर का आपको नाम बताता हूं, वो है एलोहा करके, ALOHA, एलोहा करके सॉफ्टवेयर है जो हमको क्या CRM सर्विस प्रोवाइड करता है। आप नेट पे भी जाके चेक कर सकते हो एलोहा के बारे में, जो एक CRM सॉफ्टवेयर है। अब ये CRM सॉफ्टवेयर का हम यूज कैसे करते हैं, तो जो मान लो इतने सारे डेटा है, तो उन सारे डेटा की एक्सेल फाइल हम उसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो वहां पे सारे बच्चों का एक पूरा लिस्ट बन गया, स्टैंडर्ड वाइज पर्टिकुलर, वो अपने आप पूरा बना देते हैं। अब हम लोग उसमें अलग अलग प्रोसेस रख सकते हैं कि मान लो कि जो लोग प्रोसेस मतलब कैसे कि जो लोग इंटरेस्टेड है उसके लिए हम लोग ग्रीन कलर का रखा है कि वो इंटरेस्टेड वालों के लिए आगे ग्रीन दिख जाए। फिर मान लो जो लोग येलो है, तो हम लोग क्या करते हैं पता है, एक एक नंबर डायल नहीं करते, सीधा जाके वो सॉफ्टवेयर पे सीधा कॉल का बटन दबाते हैं और सीधा कॉल लग जाता है। तो ये क्या एक एडवांस फीचर है कि भाई टाइम कितना वेस्ट होगा, एक एक बच्चे को हम कॉल डायल करेंगे, कॉल लगाएंगे और जो भी बात हुई है ना उस बात के बेसिस पे वो सॉफ्टवेयर अपने आप उसमें ग्रीन या येलो कर लेता है। अगर मान लो कभी नहीं करता तो हम उसमें कर लेते हैं। मतलब ये कॉल के बेसिस पे होता है कि आपका कॉल कैसा चला, मतलब कि अगर उसने नहीं उठाया तो वहां पे अपने आप लिखा आ जाता है नॉट रिसीव्ड, या उसका बिजी आ रहा तो वहां बिजी लिखा हुआ आ जाता है। मतलब बोलते हैं ना पूरा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक वर्क करता है। फिर मैं देख सकता हूं कि आज की डेट में हमारे यहाँ पे जो टेलीकॉलर्स है उन्होंने कितने कॉल किए। फिर मैं ये भी देख सकता हूं कि उनका में से पॉजिटिव रिस्पॉन्स वाले कितने हैं, उसमें से कितने नेगेटिव रिस्पॉन्स वाले, कितनों ने बोला कि हमारा डेटा हटा दो। तो ये पूरा एक CRM सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज करते हैं। तो अगर मान लो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम हमारी ऐप में इंटीग्रेट करवाना चाहे तो वो पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे कई सारे चीजें आप इंटीग्रेट करवा सकते हो, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो इंटीग्रेट करवा सकते हो, फिर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स आप इंटीग्रेट करवा सकते हो। जैसे AI की बात करूं, जैसे अभी बात करें तो हमारे ऐप के अंदर चैट के ऑप्शन में इतने सारे तो चैट नहीं आते, बट फ्यूचर में मान लो बहुत सारे ऐप डाउनलोड्स बढ़ गए तो मैं क्या करूंगा, हमारे ऐप के अंदर AI को ला दूंगा। मतलब कि आपको पता है ना चैट बॉट, उसके बारे में पता होगा कि अगर मान लो कोई भी तरह का आप रिस्पॉन्स करते हो तो अपने आप हमारे यहाँ से चैट बॉट जो है वो रिप्लाई करेगा, हे आई एम दीक्षा, या इस तरह से अपने आप वो रिस्पॉन्स करता है। फिर नीचे 4 ऑप्शन देता है कि क्या है, आपको कोई डाउट है, आपको प्रॉब्लम है, या आपको कोई तरह का कोर्स परचेज करना है, या क्या है वो, या अदर प्रॉब्लम। तो आप हमारे कोई भी कस्टमर केयर वालों से बात करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आता है। तो उस तरह का AI बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम कहेंगे इंटेलिजेंस टूल्स हम बोलते हैं, वो भी मैं इंटीग्रेट करवा सकता हूं। तो ये एक एग्जांपल दिया। तो हम लोग कभी भी इंटीग्रेट करवा सकते हैं, जो भी हमारा ERP सिस्टम है उसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन इजीली पॉसिबल है। और ये जो इंटीग्रेशन होता है ना उसमें सीमलेस डेटा एक्सचेंज होता है अलग अलग सिस्टम्स के बीच में, और यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ती है और एक्यूरेसी बढ़ती है। मेन तो यही है एफिशिएंसी और एक्यूरेसी बढ़ाना कि जल्द से जल्द हर एक चीज होनी चाहिए, इसलिए लोग ERP और इन सब का यूज करते हैं। नहीं तो भाई ERP का यूज ना करें तो कितना पागल हो जाएंगे, बिजनेस करेंगे कि वो पूरा स्टॉक लिखते रहेंगे, इतना स्टॉक है, इतना आया, ठीक है। इसलिए ERP का यूज करना बहुत जरूरी है बड़े बड़े बिजनेसेस को, और छोटे बिजनेसेस भी आज की डेट में ERP का यूज करने लगे हैं। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 5, कस्टमाइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। क्लाउड ERP सिस्टम जो है जो पूरा वो कस्टमाइज और कॉन्फ़िगर्ड है, और यहाँ पे स्पेसिफिक नीड जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो मीट की जाती है। इसमें क्या क्या चीजें होती है, तो यहाँ पे एक सेटिंग किया जाता है वर्कफ्लो का। यहाँ पे जितने भी यूजर्स होते हैं वो रोल्स और परमिशंस उनकी डिफाइन की जाती है, यानी कि मान लो कोई एडमिन है, तो कोई ओनर है, तो कोई मान लो मैनेजर है, तो हर एक पर्सन की जो यूजर है उसका रोल डिफाइन किया जा सकता है, उसको क्या परमिशंस देनी है, हम वो चीज एडिट कर सकता है क्या, उसकी सारी परमिशंस यहाँ पे होती है।
टेलरिंग रिपोर्ट होती है। टेलरिंग रिपोर्ट यानी हम चाहे वैसे, जैसे टेलर कैसे हमारे कपड़े हमारे फिटिंग के हिसाब से बनाता है, वैसे ईआरपी सॉफ्टवेयर भी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बना सकते हैं। और यहाँ पे एक प्रॉपर डैशबोर्ड होता है जो आपको एक इंसाइट प्रोवाइड करता है। डैशबोर्ड तो आपको पता ही होगा, जहां पे जैसे आप यूनिक का भी अगर ऐप खोलोगे तो आपको पहले जो दिखता है वो डैशबोर्ड होता है, जहां आपको सारी तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो दिख जाती है। वैसे ही हर एक ईआरपी सिस्टम का, सॉफ्टवेयर का एक डैशबोर्ड होता है जहां पे सबको हर एक तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करें सिक्योरिटी मेजर्स। अब देखो सिक्योरिटी जो है वो एक क्रिटिकल एस्पेक्ट माना जाता है क्लाउड अकाउंटिंग ईआरपी सिस्टम में, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो भी वेंडर्स है जो रोबस्ट सिक्योरिटी चाहते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स चाहते हैं, जैसे कि हो गया एनक्रिप्शन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एनक्रिप्शन यानी आपको पता होगा कि व्हाट्सएप पे एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है, तो वो एनक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जैसे आप मान लो गूगल पे जाकर के आप लॉग इन करते हो तो आप पासवर्ड तो डालते ही हो, साथ साथ में ओटीपी भी आता है, टू फैक्टर या तो टू वे ऑथेंटिकेशन, तो वो भी इसमें देखने को मिलता है। एंड रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस और ब्रीचेस। और यहाँ पे रेगुलर ऑडिट्स होते हैं, रेगुलर चेकिंग होती है जो हमारे सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस से और ब्रीचेस से। ब्रीचेस मतलब हम कहेंगे कि कोई भी तरह का जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, कोई भी अननोन पर्सन हमारे सॉफ्टवेयर में आके दिक्कत क्रिएट कर दे, वैसा सब ये लोग ध्यान रखते हैं। मतलब सिक्योरिटी तो बेस्ट मिलती है ईआरपी स्ट्रक्चर में, ईआरपी सिस्टम में। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है स्केलेबिलिटी। अच्छा, क्लाउड ईआरपी सिस्टम जो है ना वो हमको स्केलेबिलिटी ऑफर करता है, जिससे हम हमारे बिजनेस के जितने भी रिसोर्स है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, फंक्शनलिटी हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं, जो भी ग्रोथ हो रहा है हमारे बिजनेस का वो हम हमारे बिजनेस के हिसाब से इसको ग्रो भी करवा सकते हैं, एज वेल एज बिजनेस की रिक्वायरमेंट बदल गई। बिजनेस पहले अलग रिक्वायरमेंट थी, अब आज की डेट की बिजनेस की रिक्वायरमेंट अलग है, तो वो भी पॉसिबल है, वो भी चेंजेस पॉसिबल इस ईआरपी सिस्टम में हो सकते हैं। और यहाँ पे स्केलेबिलिटी की बात करें तो स्केलेबिलिटी सिक्योर है, यानी कि ये जो पूरा सिस्टम है वो हमको सपोर्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है कि वो अपनी नीड्स को विदाउट एनी डिस्क्रिप्शंस, मतलब डिस्ट्रप्शंस यानी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। उसको जो भी चीज की जरूरियात है वो जरूरियात वो फुलफिल कर सके, और इसी को हम लोग स्केलेबिलिटी कहेंगे। इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो बिजनेस बड़ा होगा तो ये सिस्टम भी हम आसानी से बड़ा कर पाएंगे, अगर बिजनेस छोटा होगा तो वो सिस्टम भी छोटा हो जाएगा। ऐसा समझ लो, बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरियत क्या है, उस हिसाब से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें अपडेट्स एंड मेंटेनेंस। जो क्लाउड ईआरपी वेंडर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटेनिंग और अपडेटिंग द सिस्टम, यानी कि वो मेंटेन और अपडेट सिस्टम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मान लो कोई भी तरह के पैचेस आते हैं या बग आता है तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल है उसको फिक्स करने के लिए, और वो कोई भी नया फीचर आता है तो इन लोग को देना पड़ेगा, जो भी ईआरपी सॉफ्टवेयर के जो प्रोवाइडर्स है उन लोग को हमको देना पड़ेगा, बिजनेस वालों को। एंड दिस एलिवेट्स द बर्डन ऑन इंटरनल आईटी टीम्स। और जब भी कोई बग फिक्स होता है या कोई नया फीचर देते हैं तो इंटरनल की जो आईटी टीम होती है उन लोग को बहुत इजी रहता है, बर्डन कम हो जाता है, और ये एंश्योर रखते हैं हमेशा कि हमारी जो सिस्टम है वो हमेशा अप टू डेट रहे। तो अपडेट्स और मेंटेनेंस का भी ध्यान ये लोग रखते हैं। तो आज की डेट में ईआरपी बहुत बढ़िया है, सारे के सारे बिजनेसेस ईआरपी का यूज करते हैं, और ईआरपी एक बेस्ट माना जाता है उन बिजनेस के लिए जो अपने आप को स्केलेबल करना चाहते हैं, बहुत बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पूरा ईआरपी स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट्स है तो आप एनी टाइम हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड थैंक यू सो मच।